ड्रिवन मार्केटिंग। इस चैप्टर को समझने से पहले हम लोगों को जिस वर्ड को क्लियर करना है वो वर्ड है मार्केटिंग। तो सबसे पहले हम यही देखेंगे जिसमें बता रहा कहता है व्हाट इज़ मार्केटिंग। पहले मैं इसकी डेफिनेशन रीड कर रहा हूँ फिर आपको समझा भी देता हूँ। कहता है सेट ऑफ प्रोसेसेस फॉर क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड डिलीवरिंग वैल्यूज टू कस्टमर and for the managing customer relationship in way that benefit the organization and stakeholders। कहते हैं बेसिकली जो मार्केटिंग है एक ऐसा तरीक़ेकार है जिसके ज़रिए हम अपना जो मैसेज है वो अपने कस्टमर तक जो है वो पहुंचाते हैं ताकि कस्टमर के साथ हमारा एक रिलेशन कायम हो सके और उस रिलेशन के कायम होने की बेस के ऊपर इदारे को और इदारे के मालिकान को फ़ायदा वगैरह पहुंच सके। आज के दौर के अंदर अगर बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे मार्केटर हैं जो डिफरेंट किस्म के टूल्स यूज़ करते हैं कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए और उनकी मार्केटिंग का जो स्टाइल है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। उसके लिए वो क्या करते हैं, वो कंज्यूमर के माइंड को रीड करने की कोशिश करते हैं। कंज्यूमर के माइंड को रीड करने के लिए सबसे पहले नंबर के ऊपर आप लोगों ने कंज्यूमर के साथ यानी कि कस्टमर्स के साथ अपने रिलेशनशिप जो हैं वो कायम करने हैं। आपके उनके साथ लिंक्स होंगे, राब्ते होंगे, तो तभी आप उनके माइंड को रीड कर सकते हैं कि वो किस तरह की चीज़ जो है वो डिमांड करते हैं, कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो उनकी तमाम की तमाम ज़रूरियात को और तमाम की तमाम ख्वाहिशात को फुलफ़िल कर सकती हो। तो जो सबसे अगला पॉइंट हमारे पास आता है जिसमें वो यहाँ पे बता रहा है, कहता है हाउ मार्केटिंग क्रिएट यूटिलिटी। कहता है मार्केटिंग के ज़रिए हम किस तरह से लोगों के अंदर जो है वो एक चीज़ को लेने की आदत जो है वो पैदा कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये कि यूटिलिटी का मतलब आपको पहले भी पता ही है, इकोनॉमिक्स का ये वर्ड है जिसमें हम बताते हैं जिसमें आपकी जो है वो वांट होनी चाहिए, ख्वाहिश होनी चाहिए और प्लस पावर टू परचेज़ हो, तो देन उसे हम लोग यहाँ पे नाम देते हैं कि वो आपकी क्या कहलाती है, वो यूटिलिटी कहलाती है, जिससे किसी भी ह्यूमन जो वांट है उसको क्या किया जा सकता हो, सेटिस्फाई किया जा सकता हो। मार्केटिंग के अंदर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 3 तरह की यूटिलिटीज़ होती हैं। सबसे पहले है टाइम यूटिलिटी, फिर हमारे पास आती है प्लेस यूटिलिटी और आखिर में हमारे पास आती है ओनरशिप यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी का मतलब ये है कि ये इस तरीके की यूटिलिटी होती है जिसमें जिस वक्त कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट को डिमांड करेगा उसी वक्त उसको वो प्रोडक्ट मिल जाएगी। जैसे इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है, क्रिएट टाइम यूटिलिटी बाय मेकिंग अ गुड और सर्विसेज अवेलेबल व्हेन कस्टमर वांट टू परचेज इट। जिस वक्त वो चाहता है कि मैं इसको खरीदूं उसी वक्त वो चीज़ उसको मिल जाएगी। दूसरे नंबर पे आ जाती है हमारे पास प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी में हमारी हमेशा ये कोशिश होती है कि जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर को जिस लोकेशन के ऊपर उसके लिए कन्वीनियंट है ना वहाँ पर उसको अवेलेबल हो। कन्वीनियंट से मुराद ये है कि भी एक चीज़ को ख़रीदने के लिए मुझे कोई 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर या 20-60 किलोमीटर इतना दूर ना जाना पड़ता हो। जितना नज़दीक तरीन होगी उतना ज़ाहिर बात है वो मेरी चीज़ की डिमांड जो है वो लोगों के दरमियान क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसमें जो है वो प्लेस को जो है वो मैटर किया जाता है कि जगह कहीं दूर की ना हो। और ऑनरशिप यूटिलिटी में ये है कि जैसे ही अगला चीज़ को परचेज़ करता है कस्टमर उसी वक्त उसकी जो ऑनरशिप है वो ट्रांसफ़र कर दी जाती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। अगले नंबर पे ये देखें, एक छोटी सी डायग्राम आप लोगों के साथ शेयर की गई है जिसमें बताया गया एवेल्यूएशन ऑफ द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो इसके अंदर आप लोगों को 4 चीज़ों के बारे में बताया गया है, रिलेशनशिप है, मार्केटिंग है, सेल और प्रोडक्ट है। ये नीचे से ऊपर की तरफ को जानी है डायग्राम। ये बेसिकली 4 ईराज हैं जिनकी बेस के ऊपर मार्केटिंग जो है वो की जा रही है। सबसे पहले नंबर के ऊपर हम एक प्रोडक्ट जो है उसको बनाते हैं ताकि उस प्रोडक्ट को हम मार्केट के अंदर क्या कर सकें, सेल कर सकें। तो अगला पॉइंट है सेल। सेल करने के लिए हम लोगों ने एक कस्टमर के दरमियान थोड़ा सा जो है इस चीज़ को क्रिएट करना है कि ताकि उनकी डिमांड क्रिएट हो। डिमांड क्रिएट होगी तो तभी वो आकर आपकी प्रोडक्ट को परचेज़ करेंगे और आप उसको ईजिली सेल आउट कर सकेंगे। सेल आउट करने के लिए हम लोगों को फिर मार्केटिंग करनी पड़ जाती है। अब जब मार्केटिंग की जाती है लोग आपकी प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो इसकी बेस के ऊपर उनके साथ जो है वो हमारा रिलेशन कायम हो जाता है। तो इसलिए अगली हेडिंग इसके अंदर जो लिखी हुई है वो रिलेशनशिप की है। नेक्स्ट लिखा हुआ है जिसके अंदर बता रहा है, कहता है एमरजेंसी ऑफ द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अगर इसकी यहाँ पर हम लोग बात करें तो बेसिकली मार्केटिंग जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली ये यहाँ पर इस चीज़ को रेफ़र करता है जिसमें बताता है, कहता है कंपनी वाइड कंज्यूमर ओरिएंटेड टू प्रमोट लॉन्ग रन सक्सेस। कहता है हर उदाहरण की ये ख्वाहिश होती है कि उनकी मार्केटिंग से उनको फ़ायदा इतना हो कि आने वाले दिनों तक, आने वाले सालों तक वो उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। यानी कि जो कस्टमर है वो 1 महीने या 2 महीने के लिए उनके साथ ना हो, वो लॉन्ग टर्म उनके साथ चले। इसके लिए जैसे मैंने भी आपको स्टार्ट में बताया कि वो कस्टमर की तमाम नीड्स को पूरा करते हैं, जो उनकी ख्वाहिशात हैं उनको वहाँ पर वो क्या करते हैं, वो फुलफ़िल करते हैं। तो यही इस कॉन्सेप्ट के अंदर वो यहाँ पर आपको समझा रहा है। अगर अगले नंबर पे बात की जाए तो मार्केटिंग बेटा 2 तरह की होती है। एक हमारे पास होती है नॉट फॉर प्रॉफिट मार्केटिंग और एक होती है नॉन ट्रेडिशनल मार्केटिंग। नॉट फॉर प्रॉफिट मार्केटिंग का मतलब ये है कि ये मार्केटिंग बेसिकली इसलिए की गई है कि इसकी बैक एंड के ऊपर किसी किस्म का कोई पर्पस जो है वो अर्निंग प्रॉफिट नहीं है। और अगर पूरी दुनिया में बात की जाए तो कहता है 20 मिलियन जो है वो आप लोगों की मिलियन, 1 मिलियन के अंदर 20 लाख आप लोगों के होते हैं। कहता है 20 मिलियन नॉट फॉर प्रॉफिट एग्जिस्टिंग
वर्ल्ड वाइड। कहते हैं अगर बात कीजिए तो दुनिया में कई ऐसी मार्केटिंग्स की जाती हैं जिनका पर्पस जो है वो अर्निंग प्रॉफिट नहीं होता, बल्कि इनका अगर पर्पस की बात की जाए तो इनका पर्पस होता है कि ऑडियंस तक किसी किस्म का कोई मैसेज वगैरह कन्वे करना या उनको किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन वगैरह उनको फ्राहम करना। ये बेसिकली जो है वो इनके पर्पसेस यहाँ पर होते हैं। और अगर बात की जाए नॉन ट्रेडिशनल की, तो नॉन ट्रेडिशनल की डायग्राम को मैं थोड़ा सा आपके आगे जूम कर देता हूँ ताकि आपको इसके पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पे क्लियरली नज़र आ जाएँ। इसमें अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमारे पास लिखी हुई हैं 5 तरह की मार्केटिंग लिखी हुई हैं। ये बेसिकली स्टार्ट होती है हमारी पर्सन मार्केटिंग से। पर्सन मार्केटिंग, उसके बाद आती है इवेंट, फिर आती है प्लेस, फिर आती है कॉज और फिर आती है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल मार्केटिंग। आप इसको जिस मर्जी तरीके के साथ रीड करें उसमें इस चीज़ का कोई इशू नहीं है। वन बाय वन मैं आप लोगों को सारी की सारी प्लेस यहाँ पे ये समझा देता हूँ। मैं पहले समझा रहा हूँ आप लोगों को पर्सन मार्केटिंग। पर्सन मार्केटिंग की अगर बात की जाए तो इस मार्केटिंग के अंदर हम किसी शख्स का इस्तेमाल करते हैं और लोगों के ज़रिए, यानी कि उन लोगों के ज़रिए जिन लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा था उनके ज़रिए हम अपना मैसेज जो है वो किसी के आगे क्या करते हैं, कन्वे करते हैं। और बेसिकली जिस बंदे के ज़रिए मैसेज कन्वे किया जा रहा होता है ये वो बंदा होता है जिसकी बात अगले सुनना पसंद करते हैं या उसको लाइक कर रहे होते हैं। इन शॉर्ट क्या आप कह सकते हैं कि किसी सुपरस्टार से हम लोग जो अगर अपना मैसेज कन्वे करवा रहे हैं तो वो आप लोगों की आ जाती है पर्सन मार्केटिंग के अंदर। फिर आ जाती है हमारे पास जिसका नाम है प्लेस मार्केटिंग। प्लेस मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि हम लोगों ने मार्केटिंग के लिए जो है वो अपनी एक जगह डिसाइड करनी है, जिस जगह के ऊपर जाकर हम लोगों ने अपनी प्रोडक्ट जो है उसको सेल आउट करना है। और अभी मैंने आपको पीछे बताया भी है कि जो प्रोडक्ट है बेसिकली हम जब उसको सेल आउट करते हैं तो उसकी जो प्लेस है ना वो हमेशा कन्वीनियंट होनी चाहिए कि कस्टमर को वहाँ पर पहुँचना बहुत ज़्यादा जो है वो उसके लिए क्या हो जाए, आसान हो जाए। फिर हमारे पास आ जाती है जिसका नाम है इवेंट मार्केटिंग। इवेंट मार्केटिंग बेसिकली इस तरह की मार्केटिंग को कहा जाता है जिसमें हम लोग कोई चैरिटेबल पर्पस के लिए अगर कोई काम कर रहे हों या किसी में अपने कल्चर को थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर रहे हों या कल्चर का डिफरेंस किसी को समझा रहे हो कि उनके और हमारे कल्चर में किस तरह का डिफरेंस है, तो वहाँ पर जो मार्केटिंग यूज़ की जाती है उसका नाम है इवेंट मार्केटिंग। दोबारा बता रहा हूँ कि इवेंट मार्केटिंग के अंदर हम लोग कोई चैरिटेबल पर्पस होता है या डिफरेंस बता रहे होते हैं अपने और किसी दूसरे कल्चर के दरमियान में, तो वहाँ पर जो होती है वो इवेंट मार्केटिंग है। कॉज मार्केटिंग की अगर बात की जाए तो कॉज मार्केटिंग बेसिकली किसी सोशल इशू को अगर हाईलाइट करना हो या किसी आने वाली माशरे की प्रॉब्लम से हमने लोगों को रोकना हो तो वहाँ पर हमारी कॉज मार्केटिंग होती है। लाइक अगर मैं कहता हूँ कि जी मैंने लोगों को मना करना है कि स्मोकिंग जो है वो कम से कम करें, तो स्मोकिंग के अगेंस्ट मैं जो मार्केटिंग करूँगा, जो टीवी के ऊपर ऐड चलाऊँगा, उसे हम लोग कॉज मार्केटिंग का नाम देते हैं। जैसे कि मैं कहूँगा भी तंबाकू नोशी जो है वो सेहत के लिए नुकसानदेह है, इसका इस्तेमाल ना करें, इससे जो है वो इंसान बीमार हो जाता है, डिफरेंट किस्म की डिजीज़ उसके अंदर आ जाती हैं। तो ये सारी की सारी आप लोगों की कॉज मार्केटिंग है। और ऑर्गेनाइजेशनल मार्केटिंग क्या होती है कि ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली जब अपने चीज़ों को मार्केट के अंदर सेल आउट करती है तो उसके कस्टमर्स बनते हैं। तो यहाँ से ये पॉइंट निकलता है आप लोगों का। फिर उन्होंने ये देखना है कि जो उनके कस्टमर्स हैं क्या उनके प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हैं कि नहीं है, क्या उनका ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है वो एक रिलेशन भी कायम हुआ, और जो रिलेशन कायम हुआ क्या वो रिलेशन एक अच्छा रिलेशन कायम हुआ कि नहीं हुआ। तो ये सारे के सारे जो स्टेप्स हैं ये बेसिकली मार्केटिंग के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, जिन्हें हम लोग नाम देते हैं नॉन ट्रेडिशनल मार्केटिंग। इसके बाद अगले नंबर पे हमारे पास आ जाती है जिसमें बताता है, कहता है डेवलपिंग आ मार्केटिंग स्ट्रेटजी। अगर मार्केट की कोई भी आपने स्ट्रेटजी को जो है वो अडॉप्ट करना है तो सबसे पहले नंबर के ऊपर हमें अपनी पोटेंशियल टारगेट मार्केटिंग जो है उसको डिसाइड करना होता है कि कौन सी ऐसी मार्केट है जहां पर जाकर अगर हम अपनी प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताएं तो लोग इजीली हमारी बात को कन्वे कर लेंगे, सुन भी लेंगे, समझ भी लेंगे और उसके ऊपर अमल भी करेंगे। तो सबसे पहले नंबर के ऊपर हम लोगों ने इस चीज़ का जो है वो ख्याल रखना होता है। तो इसके अंदर जो सबसे अहम रोल प्ले किया जाता है वो रोल प्ले होता है मार्केटिंग मिक्स का, जिसको हम लोग 4 Ps का भी वैसे नॉर्मली नाम देते हैं। नीचे उसकी देखें टारगेट मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे लिखा हुआ है। टारगेट मार्केटिंग के अंदर वो यहाँ पे सबसे पहले टारगेट मार्केट को जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है, जिसमें वो बता रहा है, कहता है कि सबसे पहले आप लोगों ने अब लोगों के जो है वो ग्रुप्स बनाने हैं ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन की जो गुड्स हैं, जो सर्विसेज हैं, उनके बारे में लोगों को बता सके और उनकी ज़रूरियात के बारे में भी जान सकते हों। अब जब ये सारा काम आप लोगों ने करना है, क्योंकि ये मेन पॉइंट है, तो इसके अंदर आगे से 4 पॉइंट्स आ जाते हैं, जिसमें सबसे पहले कह रहा कहता है प्रोडक्ट स्ट्रेटजी। सबसे पहले नंबर पे तो हम ये देखेंगे जो प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं उस प्रोडक्ट का डिज़ाइन क्या होगा, उसका कलर क्या होगा, उसके ऊपर नाम किस तरीके से लिखना है, उसकी पैकिंग किस तरीके के साथ करनी है। तो ये सबसे पहले नंबर पर आप लोगों के पास आ जाता है जिसका नाम है प्रोडक्ट स्ट्रेटजी, जिसमें आपने प्रोडक्ट की नेचर के बारे में जो है वो अगले को गाइड करना होता है। दूसरे नंबर पे आ जाती है डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं कहूँ कि भी मैंने जो है वो लोगों की तरफ से डिमांड आ रही है लेकिन अपनी चीज़ को वक्त पे तैयार नहीं किया, वक्त पे तैयार करके मैं उनको सेल ही नहीं कर सका, तो फिर इस तरह की जो है वो मार्केटिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं टीवी पर ऐड देता हूँ कि भी एक नई प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आ गया, लोग लेने के लिए जा रहे हैं लेकिन मार्केट से उनको वो चीज़ मिल ही नहीं रही, तो जारी बात है उसमें मेरे इदारे का नाम भी जो है वो फ्लॉप होता है और फिर दोबारा लोग कभी भी हमारी प्रोडक्ट के ऊपर रिलाय नहीं करते। इसलिए आज के दौर में होता ही है कि लोग पहले दुकानों के ऊपर चीज़ें पहुँचाते हैं, उसके बाद टीवी के ऊपर उसका जो है वो ऐड वगैरह भी साथ साथ देना
शुरू कर देते हैं। फिर होती है प्रमोशन स्ट्रेटजी। इसमें ये होता है कि हम अपनी प्रोडक्ट को बेचने के लिए उसके थोड़ा सा प्रमोशन की तरफ जाते हैं, जिसमें हम लोगों को और जो चीज़ बेचने वाले हैं उनको डिफरेंट किस्म के जो है वो बेनिफिट्स वगैरह जो है वो यहाँ पर फराहम कर देते हैं। लाइक कुछ इदारे ऐसे हैं जो अपनी प्रोडक्ट को जब उन्होंने सेल आउट करना होता है तो सेल आउट करने के लिए बाय वन गेट वन फ्री का जो है वो टैक्स साथ लगा दिया जाता है। कुछ जगहों पर इस तरह से होता है कि हम अपनी प्रोडक्ट बेचने वाले को कहते हैं कि जनाब अगर आप हमारी प्रोडक्ट जो है वो सेल आउट करते हैं तो लेट्स सपोज अगर ये प्रोडक्ट 100 रुपये की है तो हम आपको ये नहीं कहते कि आपने इसके बदले में हमें 100 ही देना, आप इसके बदले में हमें जो है वो 70 देते हैं, आप इसके बदले में हमें 80 रुपये देते हैं, बाकी पैसे जो हैं वो आपको एज ए रिवॉर्ड की शक्ल में हम यहाँ पर क्या करेंगे, पे करेंगे। और सबसे लास्ट चीज़ जो हमारे पास आती है इसके अंदर वो है प्राइसिंग। प्राइसिंग के ऊपर डिबेट बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर मैं कहूँ कि जी चीज़ मैंने जो है वो जो बनाकर मार्केट के अंदर इन की है वो चीज़ मैंने हाई कैटेगरी के लोगों को जेन में रखते हुए की है तो फिर कभी भी वो कामयाब प्रोडक्ट नहीं है। आपने जो है उसकी जस्टिफाइबल प्राइस हमेशा लेनी होती है, जिसमें आपको प्रॉफिट भी हो जाए और आप जस्टिफाई भी कर सकते हो कि भाई ये अमीर गरीब दोनों के लिए, सबके लिए है। लाइक अगर बात की जाए कोक, तो कोक ने कभी भी ये डिफ्रेंशिएट नहीं किया कि ये कोक मैंने अमीर के लिए बनाई है, गरीब के लिए बनाई है, किसके लिए बनाई है, जिसके लिए भी है, हर कोई पी रहा है, अमीर बंदा भी पी रहा है, गरीब बंदा भी पी रहा है, हर कोई इसको पी रहा है, प्राइस सबके लिए सेम है। तो दैट्स अ प्राइसिंग स्ट्रेटजी कि आपकी जो प्राइस है ना वो सबके लिए सेम होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा हो और ना ही बहुत कम हो। अगले नंबर पे हमारे पास आ जाता है मार्केटिंग मिक्स फॉर इंटरनेशनल मार्केट। अगर हम लोग बात करें मार्केटिंग मिक्स की, यानी कि ऊपर वाली जो 4 पॉइंट्स की, तो इसमें 3 तरह की कैटेगरीज हमारे पास आती हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे है स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन की अगर बात की जाए तो हम कहते हैं कि मार्केटिंग जो मिक्स है वो हर जगह पे हमारे लिए सेम है। लाइक हर जगह पे जो प्रोडक्ट है हर जगह पे मैंने सेम बेची है, हर जगह पे उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का तरीकेकार सेम है, उसकी प्रमोशन का तरीकेकार सेम है, उसकी प्राइसिंग का तरीकेकार सेम है। अगर ओवरऑल मार्केट में हम सेम तरीके के साथ चल रहे हैं तो इसे स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं, जिसमें कहते हैं कि एक ही लेवल पर हर एक को रखना। अगले नंबर पे हमारे पास आ जाती है जिसका नाम है एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन की अगर बात की जाए तो इसमें हम लोग कहते हैं कि यूनिक तरीकेकार को जो है वो फॉलो किया जाएगा मार्केटिंग मिक्स के अंदर, जो फिट करेगा उस मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। लाइक जिस मार्केट के अंदर मैं खड़ा हूँ उस मार्केट में मैं देखूंगा कि भाई मेरी प्रोडक्ट को बेचने में किसी किस्म की कोई रुकावट तो नहीं है, मेरे कंपेटिटर्स तो नहीं है यहाँ पर। और नंबर 2, यहाँ पर फिर मार्केटिंग जो है उस जगह के मुताबिक जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उनको जहन में रखते हुए की जाती है। लाइक यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि जब भी हम प्रोडक्ट बेचने के लिए जाते हैं तो लाजमी नहीं कि हमारे कंपेटिटर्स मार्केट के अंदर ना हो, हमारे बेशुमार कंपेटिटर्स जो हैं वो मार्केट के अंदर होते हैं, तो उन सब कंपेटिटर्स को अपने ज़हन में रखते हुए कंज्यूमर को जो है वो टारगेट किया जाता है और उसमें गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी क्या किया जाता है, जहन में रखा जाता है। और लास्ट में हमारे पास आ जाती है जिसका नाम है मैस कस्टमाइजेशन। अगर इसकी बात की जाए तो ये भी बेसिकली मार्केटिंग का ही एक टूल है, जिसमें बताते कहता है फॉर मैस प्रोडक्ट गुड्स एंड सर्विसेज एंड एड यूनिक फीचर। अपनी प्रोडक्ट जो है उसके अंदर क्या करना है, कुछ यूनिक फीचर्स जो हैं वो ऐड कर देने हैं, ताकि आप उनको बताएं कि भी हमारी प्रोडक्ट जो है वो अगली की प्रोडक्ट से थोड़ी सी डिफरेंट है, सेम नहीं है। अगर अगले की प्रोडक्ट और हमारी प्रोडक्ट दोनों सेम होंगी तो फिर जारी बात है लोग दूसरे की प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रेफर करेंगे क्योंकि उसकी प्राइस कम है। लाइक अगर पेप्सी और कोक की बात कीजिए तो दोनों का टेस्ट डिफरेंट है, बेशक कलर दोनों का सेम है। तो यही तो है मैस कस्टमाइजेशन, जिसमें हम बताते हैं कि हमारा जो है वो फीचर्स आप इसके देखें, इसका टेस्ट आप लोग चेक करें कि इसके अंदर आप लोगों को ज़मीन आसमान का जो है वो फ़र्क नज़र आएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है जिसका नाम है मार्केटिंग रिसर्च। अगर मार्केटिंग रिसर्च की यहाँ पर हम लोग बेटा अपनी बात करें तो मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब भी हम अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट करना चाह रहे होते हैं तो सबसे पहले हम अपने जो मार्केट है ना उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करते हैं, देन उसके बाद हम अपनी मार्केट का कोई डिसीजन लेते हैं। अब जो इस मार्केट के अंदर से डाटा कलेक्ट किया जाता है वो 2 तरह का डाटा होता है। नंबर 1 जिसे हम प्राइमरी डाटा कहते हैं और नंबर 2 सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा से मुराद ऐसा डाटा जो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है, इसमें आप खुद पर्सनली जाएंगे, जाके मार्केट के अंदर से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लेकर आएंगे। लेकिन जो सेकेंडरी डाटा होता है, सेकेंडरी डाटा में आप जो है किसी मार्केट में नहीं जाते, आप बल्कि न्यूज़पेपर से, बुक से, इंटरनेट के ज़रिए, ठीक है, किसी बंदे से इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो आप कलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपने इन्फॉर्मेशन किसी ऐसे सोर्स से कलेक्ट की या किसी ऐसी जगह से कलेक्ट की जो ऑलरेडी पहले किसी ने कलेक्ट की हुई है और उसने आपके साथ वो शेयर कर लिया है, तो देन वो आप लोगों का सेकेंडरी डाटा कहलाता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि जो आप लोगों ने खुद इन्फॉर्मेशन जाकर कलेक्ट की, इसके लिए आप लोगों को बेटा सर्वे करने पड़ते हैं, मार्केट के अंदर निकलना पड़ता है। इसके लिए हम लोगों से डिफरेंट किस्म के फॉर्म जो है वो यहाँ पे फिल करवाते हैं ताकि वो अपनी राय वगैरह हम लोगों को यहाँ पर दे सकें, तो उससे हम लोग यहाँ पे प्राइमरी डाटा का नाम देते हैं। और फिर डाटा, इस आखिरी पॉइंट हमारा जो इसके अंदर आता है मार्केटिंग रिसर्च के अंदर ही आज के टॉपिक का, उसका नाम है डाटा माइनिंग। डाटा माइनिंग की अगर बात की जाए तो अगर हम अपने डाटे को, जो कस्टमर का डाटा हमारे पास है, उसे हम कंप्यूटर के ज़रिए, किसके ज़रिए, कंप्यूटर के ज़रिए डिटेक्ट कर रहे हो, उसके ऊपर एक पैटर्न लगा रहे हो और चेक कर रहे हो कि भी किस डाटे का ताल्लुक हमारे साथ है और किस डाटे का ताल्लुक हमारे साथ नहीं है, तो देन इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे नाम देते हैं, ये डाटा माइनिंग है, जिसमें हम कंप्यूटर के ज़रिए अपने डाटे की जो है वो सेपरेशन करते हैं। जो हमसे रेलिवेंट डाटा होता है हम उसको रख लेते हैं, जो हमसे रेलिवेंट डाटा नहीं है उसको हम वहाँ से क्या करते हैं, वेस्ट कर देते हैं। सबसे बड़ी एग्जांपल क्या है, अगर मैं एक एग्जांपल आपके साथ कोड
करूँ। मैं कहता जी मैंने पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं हर बंदे को मैसेज करना है। अब सबसे पहला सवाल ये क्रिएट होगा कि भाई मेरे पास सिम कौन सी है, किस सिम से मैं मैसेज करना चाहता हूँ। मैं कहता जी लेट्स सपोज मेरे पास जो है वो जैज़ की सिम है, तो मैं क्या करूँगा कि जितने मेरे पास कॉन्टैक्ट नंबर उसके अंदर होंगे मैं पहले जैज़ वालों का फ़िल्टर उसके ऊपर अप्लाई करूँगा। जो जैज़ वाले होंगे मैं उनको मैसेज सारे के सारे लोगों को क्या कर दूँगा, सेंड कर दूँगा। तो इसे डाटा माइनिंग का नाम दिया जाता है कि जो आपसे रेलिवेंट डाटा है उसको आप लोगों ने रखना है और दूसरे डाटे को आप लोगों ने वहाँ से ख़त्म कर देना है।